आज के वीडियो में बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। और ये टॉपिक आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। जिस तरह से आपने धारिताओं का संयोजन पढ़ा बिल्कुल सेम तरीके से आप सॉल्व करके आए। वो एक अलग चीज़ है जब फॉर्मूले सॉल्व होकर के आएंगे तो फॉर्मूलों का जो फॉर्मेट है वो उल्टा हो जाता है। यानी जहाँ प्रतिरोधों के लिए R1 + R2 आएगा वहाँ धारिता के लिए 1/C1 वाला फॉर्मूला आता है और इसी तरह से उल्टा। तो प्रतिरोधों के संयोजन की बात कर रहे हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके का होता है, एक श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में, और दोनों को अलग अलग हमें समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1 श्रेणी क्रम की। देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने का मतलब है आप 2, 3, 4 जो भी प्रतिरोध लेकर के चल रहे हैं उनको एक तार में जोड़ते हुए चले जाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर 3 प्रतिरोध लेकर के चल रहे हैं तो 3 प्रतिरोध है हमारे पास। पहला R1, दूसरा आपका R2 और तीसरा R3। तीनों ही प्रतिरोधों को एक ही तार में आपने जोड़ दिया। और जब भी श्रेणी क्रम की पहचान करनी हो तो यही सबसे पहली पहचान है कि एक तार में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे वो सब कैसे होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। तो हमने ले लिए 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 और इनको एक तार में जोड़ दिया, यानी ये श्रेणी क्रम में हो गई। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी लगा दी, सेल लगा दिए। तो आपने इधर एक सेल लगा दिया, मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी आपने, प्लस माइनस, और पॉजिटिव टर्मिनल से ये विद्युत धारा दिखा दी आई। अब आप देख रहे हो जब विद्युत धारा आई चलेगी, क्योंकि तार कहीं ब्रेक नहीं हुआ, एक ही वायर है। जब वायर एक होगा तो विद्युत धारा एक जैसी रहेगी। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। पहले प्रतिरोध में भी धारा आई, दूसरे में भी देखोगे तो आई, और तीसरे में भी आई। अब जब धारा समान हो जाएगी तो विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। यानी ये जो बैटरी का विभवांतर है ये बट गया। जैसे होता है ना हमारे पास 100 रुपये हमने 10 बच्चों में बांट दिए, ऐसे ये बैटरी की जो वोल्टेज है वो बढ़ गई, इस प्रतिरोध में अलग चली गई, इस प्रतिरोध में अलग और इस प्रतिरोध में अलग। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में आई जो होता है वो नियत रहता है। आपको ध्यान हो तो यही चीज हम कैपेसिटर में कहते थे, तो वहां विद्युत धारा की बात न करके वहां आवेश की बात की जाती थी। वहां पर ये लिखते थे कि श्रेणी क्रम में आवेश नियत रहता है और यहाँ पर विद्युत धारा नियत रहती है। अब ओम्स लॉ की बात की जाए, ओम्स लॉ होता है भाई आपका V = IR। तो अब हम पहले वाले प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज की बात करें। मान लीजिए इसके सिरों पर वोल्टेज को आप V1 मान रहे हो, इसके सिरों पर वोल्टेज को V2 कह रहे हैं और इसके सिरों पर वोल्टेज को V3 कह रहे हैं। तो ओम के नियम से V = IR है, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR1। I1 नहीं कहना क्योंकि करंट तीनों में एक जैसी है। V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3। कंबाइंड रूप में आप एक इक्वेशन मान लेना फर्स्ट। अब क्या है सर, ये बैटरी की जो टोटल वोल्टेज थी यही तो बच गई तीनों में। इसका मतलब आप लिख सकते हो V = V1 + V2 + V3 और वैल्यू पुट कर दीजिए तीनों में। तो V = IR1 + IR2 IR3। I को कॉमन ले लो, और इक्वेशन मान ली आपने इसको साइड। अब इसके बाद आपको क्या समझना होता है कि ये जो 3 प्रतिरोध आपने लिए थे, और भी ज्यादा भी हो सकते थे, ये एक प्रतिरोध की तरह काम कर रहे हैं। यानी इन भाई जोड़ने का मतलब क्या है, संयोजन का मतलब क्या है, यानी वो जोड़ करके एक की तरह काम कर रहे हैं। तो आपने मान लिया कि भाई इनका तीनों का मिलके जो तुल्य प्रतिरोध है वो R है। तो इसका इक्विवेलेंट फिगर अगर बनाओगे और इन तीनों प्रतिरोधों की जगह पे एक प्रतिरोध आप अगर दिखाओगे, आप चाहो तो उसको RS लिख देना, S का मतलब सीरीज के लिए, और चाहो तो केवल R लिखे रहने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बैटरी वही लगी हुई है आपकी जैसे थी, इसका मतलब बैटरी भी वोल्ट की है, प्लस माइनस प्रतिरोधों का ये कॉम्बिनेशन है, तो करंट भी आपकी वही रहेगी। तो इस केस में तो अब आप क्या कहेंगे कि यदि इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध RS है, यदि तुल्य प्रतिरोध RS है तब
तो B इक्वल टू हो जाएगा I RS इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड का कर दो कंपैरिजन। समीकरण एक में B I इसका मतलब आप कंपैरिजन करेंगे तो R1 R2 R3 की जगह पे क्या आ जाएगा RS। या ऐसे लिख दो समीकरण एक व समीकरण 2 व 3 से, 2 और 3 से लिखोगे तो I RS इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल आउट हो गया और ये आपका RS का फॉर्मूला निकल के आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका फॉर्मूला सॉल्व करके आ गया और आपको साफ दिख रहा है कि भाई ये तो सीधे सीधे प्रतिरोध आपस में जुड़ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो ज्यादा निकल करके आएगा। भाई उनकी अलग अलग जो प्रतिरोध थे वो आपस में ऐड हो गए। तो जब भी आपको अगर कभी ज्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता हो जाए तो आप क्या कर लिया करेंगे, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया करेंगे। ठीक है। और दूसरी जो बात ध्यान रखनी थी वो ये विशेष बात थी, इसमें जो विद्युत धारा होती है वो नियत होती है। कभी कभी हमें ऐसे भी पहचान करनी पड़ जाती है कि जिन प्रतिरोधों में विद्युत धारा एक जैसी है यानी वो श्रेणी क्रम में है, उस तरह से भी समझा जा सकता है। तो 2 पॉइंट याद रखनी, एक ही वायर में आने वाले प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं और दूसरी बात जिनमें विद्युत धारा एक जैसी होती है वो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं। आप इस तरह से भी उसको समझ सकते हैं। यानी आप जब अपनी उंगली चलाएं कीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से, कहीं भी ब्रेक नहीं आना चाहिए वायर का, वायर एक ही रहना चाहिए। तो वायर जब तक एक रहेगा क्रम आपका श्रेणी क्रम रहेगा। तो ये है हमारा श्रेणी क्रम। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी समांतर क्रम की। तो जिस तरह से आपने संधारित्रों को समझा था समांतर क्रम में, और संधारित्रों में भी क्या था कि भाई जितने भी संधारित्र उनकी एक प्लेट को एक पॉइंट से और दूसरी प्लेटों को दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया गया था। सेम उसी तरीके से समांतर क्रम में जोड़ने के लिए अब हम बात कर रहे हैं समांतर क्रम की। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए जितने भी प्रतिरोध आप लेके चले, मान लीजिए 2 लेके चल रहे हो, 3 लेके चल रहे हो, उन प्रतिरोधों को हमने फिर से 3 प्रतिरोध लिए, एक R1, दूसरा आपका R2 और तीसरा आपका R3। और तीनों प्रतिरोधों के एक एक सिरे आपने एक पॉइंट से जोड़ लिए और दूसरे सिरे दूसरे पॉइंट से जोड़ दिए और इन सिरों के बीच में अब आपने लगा दी बैटरी, प्लस माइनस V की बैटरी। तो जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि भाई समांतर क्रम में सीधे सीधे प्रतिरोध को बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है, यानी आप चाहें तो इस फिगर को ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये हमारी 20 वोल्ट की बैटरी है, एक प्रतिरोध हमारा ये था तो इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, दूसरा प्रतिरोध हमारा ये था, इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको भी यहाँ जोड़ दिया, तीसरा प्रतिरोध हमारा ये था, इसको ऐसे जोड़ दिया और इसको भी। एक ही बात है ये वाला फिगर और ये वाला फिगर एक ही चीज है। ऐसे मत सोचना कि इनको तो सब पहले जोड़ा गया है, तो अरे ये तो वायर है, कनेक्टिंग वायर है, अब वायर को कैसे भी जोड़ दो, इसको यहाँ ना जोड़ के सीधे लाके यहाँ जोड़ते, बात तो एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 20 वोल्ट की बैटरी से प्रतिरोध अलग अलग सीधे सीधे जुड़े हुए हैं तो जितना विभवांतर इसका है उतना ही विभवांतर इस पर होगा, उतना ही विभवांतर इस पर होगा, उतना ही विभवांतर। तो जो आप श्रेणी क्रम में कह रहे थे ना कि धारा का मान नियत होता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया, V का मान नियत है, यानी सभी प्रतिरोधों में V एक जैसा है। लेकिन अब आपकी यहाँ से करंट चलेगी I, तो देखो यहाँ तक तो करंट I रही, लेकिन यहाँ पर 3 वायर हो गए, इसका मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मान लो पहले की तरफ जाने वाली करंट को आपने मान लिया I1, दूसरे की तरफ I2 और तीसरे की तरफ I3, और फिर ये तीनों आपस में कंबाइंड होकर दोबारा से फिर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब हम निकालना चाहते हैं कि भाई पहले के सिरों पर विभवांतर। अच्छा दूसरी एक और बात, अब बटा क्या यहाँ पे I बट गया, जबकि अभी अभी श्रेणी क्रम में क्या चीज बची थी, वोल्टेज, तो वहां तो V को बांटा था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, लेकिन यहाँ पे बांटना पड़ेगा I को, इसलिए हमें I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओम्स लॉ वही है, V इक्वल टू IR, लेकिन वैल्यू अब I की चाहिए तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पहले हम I1 निकालेंगे, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1, फिर आप I2 निकालोगे,
और I3 आपका V अपॉन R3 कंबाइंड रूप में एक इक्वेशन का नाम दे देना। I1 I2 I3 की वैल्यू आ गई। इधर आप फिगर से देख रहे हो कि I जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीनों में, तो तुरंत आप लिखोगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और तीनों की वैल्यू पुट कर लोगे तो I इक्वल टू V अपॉन R1 V अपॉन R2 और V अपॉन R3। I इक्वल टू V को कॉमन ले लिया 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3 इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद ये तीनों मिलकर के कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं भाई। कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, अब हम उस कॉम्बिनेशन के लिए एक तुल्य प्रतिरोध बना सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध अगर इसके बनाओगे तो इन तीनों प्रतिरोधों की जगह पर एक प्रतिरोध ले लेंगे, नाम दे दिया RP। P का मतलब पैरेलल, समांतर क्रम के लिए P लिख सकते हो, अदरवाइज केवल R लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आपकी बैटरी तो वही है भाई, बैटरी आपकी है V वोल्ट की, प्लस और माइनस करंट भी उतनी ही चली आई, तो V इक्वल टू IR। तो यहां से I निकालोगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन RP। बस आपने ये मान लिया है, माना तुल्य प्रतिरोध, माना तुल्य प्रतिरोध RP है, तब I इक्वल टू V अपॉन RP इक्वेशन थर्ड। अब जैसे पहले किया था इक्वेशन सेकंड और थर्ड टू दोनों करंट के बराबर है, आपस में इक्वल कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। समीकरण 2 व 3 से एंड थर्ड 2 व 3 से, तो क्या हो जाएगा इधर V अपॉन RP इक्वल टू V और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल आउट, 1 अपॉन RP की जो वैल्यू हो गई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और भी अगर ज्यादा होते तो उस तरीके से निकल करके आ जाता। तो ये आपका फॉर्मूला, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि फॉर्मूले चेंज हो गए हैं। संधारित्र के लिए जो फॉर्मूले आते थे वो श्रेणी क्रम में जिस तरह से होता था वो यहाँ समांतर क्रम में हो गया है, और वहां पर जो समांतर क्रम में था वो श्रेणी क्रम के लिए हो गया है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। यानी वहां पे क्या होता था भाई, ये हमारा समांतर क्रम के लिए आया है और वहां पे श्रेणी क्रम के लिए आता था, श्रेणी क्रम के लिए ये आता था कि 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये श्रेणी क्रम के लिए था वहां पे, और यहां पे ये समांतर क्रम के लिए है। समझ गए ना। और समांतर क्रम के लिए क्या था, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो किसी एक को याद रखो, मान लो तुम्हें धारिताओं वाला याद है, और प्रतिरोधों के लिए उसका उल्टा करके समझ लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उसको समझेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई है, देखिए पहचानने के लिए न्यूमेरिकल जब आएगा तो पहचानेंगे कैसे, कि जिन प्रतिरोधों के एक किनारे एक पॉइंट से और दूसरे किनारे दूसरे पॉइंट से दे आर पैरेलल, वो समांतर क्रम में। या फिर दूसरी बात, जिनके पास जो विभवांतर है वो नियत है, वो समांतर क्रम में। तो मेन जो पहचान होती है वास्तव में वो इससे होती है कि अगर एक ही तार में है तो श्रेणी क्रम, और उनके एक किनारे एक पॉइंट से और दूसरे किनारे दूसरे पॉइंट से तो समांतर क्रम। और कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा आसान आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मिक्स ग्रुपिंग होती है, कुछ पहले श्रेणी में होंगे, फिर समांतर में, फिर श्रेणी में, फिर समांतर में। तो वो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि आपने संधारित्र वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी, उसी तरीके से प्रतिरोध वाले क्वेश्चनों को भी आप इजीली सॉल्व कर लिया करेंगे। दूसरी जो बात है एक और ध्यान रखने वाली, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल करके आया वो 1 अपॉन में आया है, और 1 अपॉन में वास्तव में जो आंसर आता है ना, वो जिनको आप जोड़ रहे हो, जिनको करेक्ट कर रहे हो, आंसर उनमें जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम आएगा। करके देख लीजिए। मान लो आपने एक एग्जांपल के तौर पर समझ लिया कि आपने एक प्रतिरोध लिया R1 को 2 और R2 को लिया 4, 2 ओम और 4 ओम, और इनको आपने समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब आप तुल्य प्रतिरोध निकालो, तो तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 तो 2 और 4 एकम 4 1 तो 3/4।
लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये गलती बहुत होती है स्टूडेंट से कि समांतर क्रम में जो वैल्यू आती है वो 1/r की वैल्यू आ रही होती है, तो लास्ट में r निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसका मतलब जब r की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी 4/3। अब देखो 4/3 अगर वैसे सॉल्व करोगे इसे तो 3 एकड़ 3 1 बचा 3 तो कर दो 1.33 के आसपास आया। अब देखिए जो प्रतिरोध आपने लिए थे जोड़ने के लिए वो कितने थे, एक तो 2 और एक 4, तो छोटा कौन सा था 2, लेकिन जो आंसर आया तुल्य प्रतिरोध आया वो 1.33 यानी वो 2 से भी छोटा है। तो हमें जब भी कम प्रतिरोध की जरूरत पड़ जाए, कभी कभी ऐसे आता है क्वेश्चन कि बहुत सारे प्रतिरोध दे दिए और उसमें इस तरह से पूछेगा कि इन्हें कैसे क्रम में जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध इतना प्राप्त हो जाए, तो हमें वहाँ हिकेंटाइल भी यूज करना पड़ जाता है कि पहले 2 को श्रेणी में देखा फिर ऐसे करके, तो वहाँ हिसाब यही लगाना होता है कि ज़्यादा लाना है कि कम लाना है। ज़्यादा लाना है तो डेफिनेटली श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होगा और कम लाना है तो डेफिनेटली समांतर क्रम में जोड़ा होगा। और अगर उनके बीच में कुछ है तो फिर ये सोचना होता है कि इनमें से कुछ को श्रेणी में जोड़ना है और कुछ को समांतर में जोड़ना, ऐसा हिसाब भी हमें लगाना पड़ जाता है। तो माइंड को पहले से मेकअप करके रखें कि भाई वास्तव में करना क्या है। तो जब भी हमें कम प्रतिरोध की जरूरत हो उसको समांतर क्रम में जोड़ना है प्रतिरोधों। तो इस तरह से प्रतिरोधों के संयोजन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है।